कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो आरआरबी एनटीपीसी या विगत जितने भी वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में देखेंगे कि कैसे क्या क्या आया है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जहाजों की तली में भारी पदार्थ रखा जाता है क्यों। देखो, किसी भी जहाजों की तली में भारी पदार्थ इसलिए रख देते हैं कि जिससे जो उसका गुरुत्व केंद्र है वो उतना नीचे खिसक जाए और जहाज जो है क्या हो, संतुलन में हो। तो किसके लिए रखा जाता है कि गुरुत्व केंद्र नीचे की ओर हो, गुरुत्व केंद्र नीचे की ओर। ठीक, बहुत बार पूछा गया है गुरुत्व केंद्र कहाँ होना चाहिए। आरआरबी मुंबई कई सारी परीक्षाओं पूछा गया है, गुरुत्व केंद्र नीचे की ओर बढ़े। ठीक, जिससे संतुलन बना रहे, जिससे संतुलन क्या रहे, बना रहे। बहुत बार पूछा गया, याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, गुरुत्व केंद्र होता है, कुछ बच्चों के मन में आ गया होगा। तो किसी भी वस्तु के संतुलन के लिए गुरुत्व केंद्र बहुत प्रभावी होता है। आपने देखा होगा कि जो पीसा की मीनार है वो झुकी हुई है, कहते तिरछी झुकी हुई पीसा की मीनार, लेकिन गिरती क्यों नहीं। तो देखा गया कि जो पीसा की मीनार है झुकी तो है, कोई चीज मैं इसको ऐसे करता हूँ खड़ी रहेगी, ऐसे ये नहीं खड़ा रहेगा, ये है ना खड़ा है। लेकिन जब मैं इसको क्या कर दूंगा, हल्का झुका दूंगा, तो ये क्या होगा, ऐसे करूंगा तो ये गिर जाएगी। लेकिन कब तक कोई चीज नहीं गिरती है। मैं नॉर्मल उदाहरण दे लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे ये मैं इसको रखता हूं, अब इसका गुरुत्व केंद्र इसके जो नीचे का आधार है इसी से होकर नीचे जाता है। ठीक है, ऐसे नीचे ऐसे ही जाएगा, और जब तक इसका गुरुत्व केंद्र इसी के बेस के नीचे से होकर जाता रहेगा किसी भी वस्तु का, तब तक वो वस्तु संतुलन में रहती। तो संतुलन के लिए यही प्रभावी। मैं इसको ऐसे करूंगा तो इसका गुरुत्व केंद्र खिसकने लगेगा, और मैं जब तक इसका गुरुत्व केंद्र नीचे की ओर, ये फिर से आ जाएगा संतुलन में, और जितना ले जाऊंगा ये संतुलन में आ जाएगा। लेकिन मैं इसको इतना झुका दूं कि इसका गुरुत्व केंद्र इसके बेस से होकर नहीं जाएगा, बाहर का हो जाए। जैसे मैं इधर का करूंगा तो गुरुत्व केंद्र ये उधर बढ़ने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इसका गुरुत्व केंद्र क्या हो जाएगा, पहले अभी आधार से जाएगा, अभी भी आधार से, अभी आधार से, और एक समय ऐसा आएगा मैं झुकाऊंगा ये गुरुत्व केंद्र इसके बाहर से होकर जाने लगेगा। जैसे बाहर से जाएगा ये पलट जाएगा। तो किसी भी वस्तु के स्थिर होने की शर्त, संतुलन में होने की शर्त क्या होती है कि जो गुरुत्व केंद्र है उसके सेंटर से होकर जाना चाहिए। तो पीसा की मीनार में भी है, तो याद रखेंगे। ऐसे घर में आप लोग जब पानी, बाल्टी से पानी उठाते होंगे तो क्या करते थे हम लोग, पानी जब बाल्टी एक हाथ से उठाते थे तो दूसरा हाथ ऐसे कर देते थे। क्यों? क्योंकि जो गुरुत्व केंद्र है जो बेस से होकर जाए, हम क्या चाहते हैं, जैसे हम लोग आगे की ओर झुकते हैं तो कुछ समय बाद क्या लुढ़क जाते हैं, लेकिन कब तक नहीं लुढ़कते। और जब भी हम झुकते हैं तो क्या करते हैं, पैरों को फैला लेते हैं, पैर फैलाते हैं तब आगे की ओर झुकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के पैरों के बेस से होकर गुरुत्व केंद्र जाता रहे। जब फैला लेते हैं और जब सिकोड़ते हैं तो गुरुत्व केंद्र की जगह क्या हो जाती है, कम हो जाती है, संतुलन नहीं होगा। हम केवल ऐसे पैर करे रहें और आगे की ओर झुके, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा जो गुरुत्व केंद्र है वो सेंटर से बाहर हो जाएगा। किसी भी पेंसिल को क्या करते हैं, जब हम नोक के बल खड़ा करते हैं नहीं खड़ी हो पाती। क्यों? क्योंकि उसका गुरुत्व केंद्र जो है उसके बेस से होकर जा नहीं पाता। उल्टा खड़ी करते हैं तो ये खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय जो है इसका गुरुत्व केंद्र इसके जो है बेस से होकर जाता रहता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि गुरुत्व केंद्र संतुलन के लिए प्रभावी जिम्मेदार होता है। और इसीलिए हम बड़ी बड़ी, आपने देखा होगा कि सऊदी अरब, कुवैत, इनमें जो है मीनारें बनाई जाती, तिरछी मीनारें, उल्टा ऐसे। हम लोग सोचते गिरता क्यों नहीं, तो उसमें इंजीनियरिंग का तरीका क्या होता है कि हर मीनार का जो गुरुत्व केंद्र है किसी भी चीज का, उसको संतुलन में रखने के लिए उसके बेस से होकर गुजारते हैं। वो तरीका अपना उनका इंजीनियरिंग का है। तो हम लोग याद रखेंगे। इसमें पीसा की मीनार को भी आप लोग याद रख लेंगे कि उसका भी गुरुत्व केंद्र उसके बेस से होकर जाता है। फिर समान गति से चलती हुई कार और ट्रेन में किसका संवेग ज्यादा होगा। आप लोग को हमने पढ़ाया भी था कि संवेग किस पर डिपेंड करता है, उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट पर, अर्थात उस वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो P बराबर mv से अगर हम लोग देखें तो समान गति से चलती कार, सबको पता है कार का द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा, और ट्रेन का द्रव्यमान m ज्यादा होगा। अगर हम इसको कैपिटल M कहें तो जिसका m ज्यादा होगा उसका P बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ट्रेन का मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ट्रेन का संवेग क्या होगा, ज्यादा होगा संवेग। क्यों? क्योंकि गति समान है दोनों की, तो गति का तो इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा नहीं। मान लो गति 10 होती, इसका ये 2 होता तो 10 दूना 20 होता, ट्रेन का ये 100 होता तो बहुत ज्यादा होता है। तो 10 और 100 का कराते तो 1000 आ जाता है। इसलिए ट्रेन का संवेग ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा, ट्रेन का संवेग ज्यादा होगा। तो अर्थात याद रखेंगे, इसीलिए कहते हैं ना कि चल 5 की स्पीड से आती हुई ट्रेन पे भी हमको हाथ लगा के नहीं रोकना है। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम
चलते हुए 5 की स्पीड के पेन से बहुत ज्यादा होगा, कई लाख गुना ज्यादा होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसके बाद एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, उसको विस्थापित करने में असमर्थ। बता रहा किया गया कार्य, आरआरबी जम्मू में पूछा गया है, ये जीकेपी गोरखपुर में पूछा गया था। तो इसमें क्या होगा, सबको पता, हमने बताया था कि किसी भी वस्तु में जब कार्य होता है तो कार्य होने की पहली शर्त क्या होती है कि उस वस्तु में क्या होना चाहिए, बल लगा होना चाहिए, और बल लगे होने के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए, ठीक। उसमें क्या होना चाहिए, विस्थापन। तो देखो ये दीवार को धक्का मैं इसको देता रहूं, इसमें मैंने फोर्स तो बहुत सारा लगाया, लेकिन क्या विस्थापन डी हुआ, डी तो शून्य है। तो किया गया कार्य बराबर एफ इंटू डी, डी की जगह 0 रखोगे, एफ कुछ भी हो, तो टोटल कार्य कितना आएगा, 0, ठीक। अर्थात किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा, ठीक है, शून्य कार्य करेगा। वो चाहे जितनी देर धक्का देता रहे, सुबह से शाम, जब तक उसमें कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, विस्थापन नहीं है, तब तक किया गया कार्य 0। इसी में और सारा प्रश्न पूछ लेते हैं कि एक गोली जो है अपने खोपड़ी पे रखा रहता है, चलता रहता है, तो किया गया कार्य कितना होता है, तो हम वहां बताएंगे कि एंगल 90 का बनाता है, इसलिए किया गया कार्य 0 होगा। ऐसे आप दिन भर से शाम तक की बोझा सर पे रखे हुए खड़े हुए, लेकिन आपके द्वारा किया गया कार्य कितना है, 0 है। तो इसके बाद किसी भी वस्तु का जड़त्व किस बात पर निर्भर करता है, जब मैंने लॉ ऑफ इनर्शिया बताया था तो बताया था कि किसी भी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसके अंदर जड़त्व की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होगी। लेजीनेस, कोई भारी चीज है, हम उसको जितना जब उसको हमको खिसकाना होगा तो ज्यादा धक्का देना पड़ता है, तो उसकी प्रवृत्ति ज्यादा। हल्की चीज के लिए कम, तो हमको क्या नजर आ रहा है कि उसका जड़त्व किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान के ऊपर। कि किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किस पर डिपेंड करता है, उसका द्रव्यमान कैसा है। हल्का द्रव्यमान है तो जल्दी परिवर्तन कर लेंगे, भारी है तो कम कर पाएंगे। तो चलते गाड़ी में बैठे व्यक्ति में ऊर्जा होगी, याद रखना, चलते हुए गाड़ी में, गाड़ी चल रही, किनेटिक एनर्जी है, उसमें बैठा आदमी, उसके पास पोटेंशियल भी, गाड़ी चल रही इसलिए उसके पास किनेटिक भी, मतलब उसके पास गतिज ऊर्जा और बैठा इसलिए स्थितिज ऊर्जा दोनों विद्यमान होंगी। अर्थात उसके पास के प्लस पीई होगा, मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होंगी। ये पूछा गया है प्रश्न आरआरबी रांची में। इसके बाद ऊपर उठाते हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा, मैंने कहा था कि हम किसी भी वस्तु को एनर्जी दे सकते हैं, हथौड़ा नीचे रखा कोई भी कार्य नहीं करता। ऊर्जा कब होती है, हम कहते थे ऊर्जा क्या होती है, जब भी किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती तो हम कहते हैं उसमें ऊर्जा है। हथौड़ा ऐसे रखा हुआ कीली को ठोक नहीं सकता, मुझको कीली ठोकनी, मैंने हथौड़ा उठाया और ऐसे खींचा, और जब हम खींचते हैं तो उसके अंदर की स्थितिज ऊर्जा को क्या कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं, और खींचा और मारा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किसमें बदलती है, गतिज ऊर्जा में, और वो कीली अंदर घुस जाती है। इसका अलग, हम जब खींचते हैं किसी भी वस्तु को ऐसे ऊपर उठाते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, उसकी स्थितिज ऊर्जा को बढ़ा रहे होते हैं, तो याद रखेंगे। तो इसका मतलब क्या कहा गया, ऊपर उठाए हुए थोड़े में कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ये सब पूछे जाते हैं, आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक। इसके बाद फिर आता है कि पवनों का देश किसे कहते हैं, जहां पे विंड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। भारत में पवन कम है, लेकिन यहाँ भी पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। तो पवनों का देश किसे कहा जाता है, डेनमार्क को कहते हैं, ठीक है। पवनों का देश किसे हम लोग कहते हैं, डेनमार्क कहते हैं। जो भाप इंजन होता है, सबसे पहले भाप इंजन किसने बनाया था, जेम्स वाट ने बनाया था। भाप इंजन किस प्रकार का इंजन है, ये वाष्प दहन इंजन है, ये वाष्प को दहन करता है, ठीक है, वाष्प दहन इंजन है। कैसा इंजन है, वाष्प दहन इंजन, भाप पे काम करता है ना, वाष्प पे। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कब होता है, सौर ऊर्जा जो सोलर एनर्जी, हमने बचपन में प्रकाश संश्लेषण पढ़ा कि जो है पेड़ के पत्तियां, उसमें क्या होती थी, पत्तियों में क्या पाया जाता था, क्लोरोफिल, जिसकी सहायता से वो क्या करते थे, प्रकाश का संश्लेषण करते थे। प्रकाश मतलब सौर ऊर्जा का, और सौर ऊर्जा को वो किसमें बदल लेते थे, ग्लूकोज वगैरह जिसमें भी बदलते, पूरी रासायनिक क्रिया आप लोग पढ़े थे, मतलब वो उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते थे, जिससे पेड़ों का जीवन चलता था। अर्थात वो जो है पत्तियों में क्लोरोफिल की सहायता से सौर ऊर्जा का क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। किसमें घटना होती है, प्रकाश संश्लेषण में होती है। आप लोग याद रखेंगे किसमें होती है, प्रकाश संश्लेषण में होती है, ठीक है। मजा नहीं आ रही होगी आप लोगों को, डिजिटल बोर्ड होना चाहिए ना। प्रयास किया जाएगा कभी भविष्य में, है ना, होगा तो जरूर किया जाएगा। तो आज हम कह रहे हैं कि उसके बाद कहते हैं कि जो उपकरण, जो डिवाइस बनाई गई
और वो डिवाइस क्या करती हैं, उन ऊर्जा को रूपांतरित करती, ऊर्जा परिवर्तन। याद रखना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, अर्थात ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते, केवल उपकरण या डिवाइस बनाते हैं और ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर करते हैं और उस ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान हमको कार्य प्राप्त हो जाता है। जैसे अब आपने देखा होगा टंकी ऊपर रखी हुई, हमने बीच में टोटी लगाई पाइप के द्वारा, नीचे बेसिन है जिसमें पानी स्टोर हो रहा, हाथ धुला तो हाथ हमारा धुलने का कार्य हो गया, ऊपर मान लीजिए 10 लीटर पानी था, 2 लीटर हमने यूज किया हाथ धुलने, नीचे फिर से उसको हमने पानी को स्टोर कर लिया, तो 2 लीटर खर्चा किया, ऊपर 8 बचा, ऊपर ऊर्जा 8 बची, लेकिन 2 ऊर्जा जो हमने खर्च की वो नीचे तो है 2, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, और 2 जो केवल ट्रांसफर हो रही थी ऊपर से नीचे वाले, हमको उस प्रक्रिया के दौरान हमको कार्य प्राप्त हो गया। ऐसे बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा मतलब किसी भी चलती हुई चीज में गतिज ऊर्जा होती है, ये भी पूछा जाता है। जैसे झरनों में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। बहुत ऊंचे बांध जब बनाए जाते हैं फिर उस पर पानी गिराया जाता है, किस पे, डैम पे, और वो जब डैम से जब पानी गिराते हैं टरबाइन पे, और टरबाइन घूमता है, तो जो चलती हुई इसमें कौन सी गतिज ऊर्जा होती है, वो टरबाइन को घुमाता है, और टरबाइन क्या डायनामो को घुमाता है, डायनामो उसको क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी को किसमें बदल देता है, बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। पानी लेकिन फिर से नीचे चला गया था, क्या पानी कहीं बेकार हुआ, खर्च हुआ, तो समुद्र में चला गया। तो इसका मतलब एनर्जी को मैंने केवल रूपांतरित करा है, एक रूप से दूसरे रूप में हमको कार्य प्राप्त होता रहता है। तो इसके बाद उपकरण, विद्युत बल्ब क्या होता है, हमने देखा होगा विद्युत बल्ब क्या करता है, जैसे बल्ब को जलाते थे पहले जब 100 वाट वाला आता था, अब तो मान लो एलईडी आते हैं, इनमें ज्यादा हीट नहीं होती, तब उसमें क्या करता था, प्रकाश, वो जो है वैद्युत बल्ब क्या करता था, उसमें वैद्युत ऊर्जा डालते थे, वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा में बदलता था। लेकिन अब अधिकांश जो एलईडी बल्ब होते हैं वो केवल प्रकाश ऊर्जा ही देते हैं, और चूंकि हमको अगर लाइट चाहिए तो लाइट ही चाहिए, प्रकाश ही चाहिए, हीट क्यों चाहिए, हीट के लिए हमारे पास हीटर है ही। तो हम क्या, जो डिवाइस बनाते हैं वो जिसके लिए बनाते हैं, हम चाहते हैं कि वो अधिकतर वही काम करे, तो आपको याद होना चाहिए। तो इसका मतलब जितनी भी हम डिवाइस बनाएंगे उस डिवाइस के साथ उसी को हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो विद्युत बल्ब क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा दोनों में क्या करता है, बदलता रहता है, ठीक। उसके बाद विद्युत सेल, विद्युत सेल में सबको पता है कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा, और ये रासायनिक ऊर्जा ये प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश व ऊष्मा में, ठीक। नीचे ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, प्रकाश व ऊष्मा में, विद्युत बल्ब, लेकिन किसकी ऊर्जा को, वैद्युत ऊर्जा को, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा को। उसके बाद विद्युत सेल क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में। उसके बाद जो मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती में कौन सी ऊर्जा होती है, मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा होती है, वो उसको प्रकाश ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा में क्या करती है, बदल देती है, ठीक है, प्रकाश तथा ऊष्मा में बदल देती है। उसके अंदर कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, तो रासायनिक ऊर्जा ही होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या, मोमबत्ती हो गया, फिर फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। आप अच्छा कोई पूछे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले किसने जाना था, तो इसके बारे में जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में चर्चा किसने की थी, आइंस्टाइन ने की थी, हेनरिक हर्ट्ज ने भी की थी, लेकिन उसको हम बाद में बताएंगे उन्होंने किस पर काम किया, लेकिन आइंस्टाइन को श्रेय जाता है, ठीक है। उसके पहले हेनरिक हर्ट्ज ने भी किया था कि किसी भी धातु की सतह पे हम डालते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, लेकिन आइंस्टाइन को जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो लाउड स्पीकर, हमने देखा होगा जब हम लाउड स्पीकर लगाते हैं तो लाउड स्पीकर में हम लोग क्या करते हैं, और माइक्रोफोन में क्या करते हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक सेल में हम लोग क्या करते हैं। तो याद रखना कि जब भी हम किसी धातु की सतह में क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं, तो वो प्रकाश क्या करता है, उसको उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको उत्सर्जित करता है, और इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो किस में बदल जाएगी, वैद्युत धारा बहने लगेगी, अर्थात तो वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है, बोलो, प्रकाश ऊर्जा को ये किस में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में, किस में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में। तो आप लोग याद रखेंगे। और माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करता है, सबने देखा होगा कि हमारे फोन में 2 चीजें लगी होती है, एक तो माइक्रोफोन होता है और दूसरा स्पीकर होता है। और जब हम लोग सुनते हैं तो किससे सुनते हैं, स्पीकर से सुनते हैं और माइक्रोफोन में बोलते हैं। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि जब आवाज हमारी नहीं जाती तो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो है क्या हो गया है, माइक जो है हमारा क्या हो गया है, खराब हो गया है। तो हम माइक में जब बोलते हैं तो माइक में जो बोलेंगे तो हम जब बोलते हैं तो हमारे अंदर से कौन सी एनर्जी निकलती है, ध्वनि ऊर्जा, और वो ध्वनि ऊर्जा को किस में बदल देता है, याद रखना
वो जो माइक्रोफोन होता है वो ध्वनि ऊर्जा को किस में बदल देता है, उसको ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे फोन, जब हम भी फोन करेंगे तो क्या होता है, सामने माइक होता है, माइक हमारी ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेगा और वो वैद्युत ऊर्जा किसके रूप फॉर्म में आ जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आ जाती है और वो सीधे स्पेस रडार सिस्टम में जाती है, वहां से कनेक्ट करती है कि कहाँ जाना, अगले पास में जहां पे हम कर रहे होते हैं, फिर वो उसके फोन में पहुंचती हैं और जो भी वाइब्रेशन सिस्टम, जो भी फ्रीक्वेंसी मतलब फिट होती है उसके आधार पे वो केवल उसी के फोन में उसके वाइब्रेशन करती हैं और उसका फोन बजने लगता है और वो उसको उठाता है जब फोन मिलाते हैं, अरे मतलब बता रहे थे, बोलना चालू करते हैं और वहां पे जब वहां पे पहुंचता है तो उसके पहुंचने के बाद जो वहां हम देखते हैं कि हमको सुनाई किसमें देता है, स्पीकर में। तो जो स्पीकर होता है वो फिर से उस वैद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, ध्वनि ऊर्जा में। तो याद रखना, लाउड स्पीकर, जो स्पीकर लगा होता है वो उस वैद्युत ऊर्जा को पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है और जो माइक होता है हमारा वो हमारी ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए। तो माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन क्या करेगा, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेगा, ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म के रूप में ही जाती है। क्योंकि हमको पता है कि ध्वनि हमारी 331 मीटर पर सेकंड से चलती, बोलेंगे कितना, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक चला जाएगा, माइक कोई बहुत ज्यादा लगा देंगे 3 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि ध्वनि बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती, इसीलिए ध्वनि ऊर्जा को ये वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में बदल देती है और एक प्रकाश की चाल से जाती, इसीलिए तुरंत यहाँ बोलते हैं वहां सुनाई देता है, क्यों, क्योंकि प्रकाश की चाल से चलती है। तो ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है और वहां जो अगला आदमी जो स्पीकर में सुन रहा होता है तो उसको ये पहुंचती तो वैद्युत ऊर्जा में है, लेकिन इस वैद्युत ऊर्जा को ये पुनः बदल देती है किसमें, ध्वनि, क्यों, क्योंकि हमारे जो हमारी इंद्रियों में सेंसेशन क्या करते हैं, सुनाई किससे देता है, कान से। तो कान केवल हमारी साउंड एनर्जी अर्थात ध्वनि ऊर्जा के ही वाइब्रेशंस को या उसकी फ्रीक्वेंसी को पहचान सकता है, सुन सकता है, ये वैद्युत ऊर्जा को थोड़ी नकल लेता है। अगर वैद्युत ऊर्जा में होता तो फिर क्या जरूरत पड़ती हम लोग को, अगर केवल वैद्युत ऊर्जा हमारे कान सेंसेशन करते होते और उनसे सुन लेते तो क्या यहाँ से बोलते अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सुन रहे होते। तो ऐसा है नहीं, तो वैद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है ना उसके लिए। तो यहाँ पे हमको ये इतना हो गया आज के लिए, आपका पर्याप्त है क्लास। तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर पूछे गए उन सबको हम लोग कराते रहेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। आप लोग बने रहिए, साथ देते रहिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए हम लोग हैं और हम लोग वही कराएंगे, मतलब टू द पॉइंट, कि जो मतलब आपके विगत प्रश्नों में पूछा जाए, आपकी एक समझ जो गहराई से विकसित करे। लेकिन हमारा ये मतलब नहीं कि हम आपको जो है किसी भी विषय में बहुत ज्यादा विद्वान बनाने आए। हाँ, इतना है कि चूंकि आज के समय हमको पता है कि स्किल के आधार पे नौकरी नहीं मिलती, हम लोगों ने हमारा मतलब हम लोग तरीका क्या बना ली कि नौकरी लेना है, तो उसके आधार पे हम लोग केवल पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा प्रयास ये भी रहेगा कि हम लोग कुछ चीजों को गहराई से समझें, जिससे समाज में क्या कोई कभी भी कुछ पूछे तो उसको हम बता पाए। ठीक, तो आज की क्लास को विराम देते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि।